हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता ही है PT1 एग्ज़ाम चले हुए हैं आपके, तो एक और क्लास 10th का हम मैथ्स का पेपर सोल्व कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। देखिए, PMC केंद्रीय विद्यालय में पीरियडिक टेस्ट 1 में ये पेपर आ चुका है जो कि 2025-26 के लिए सेट हुआ था। तो अब हमारा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मेन मोटिव क्या होता है, आइए वो मोटिव देख लेते हैं। देखिए, जब आप दो तरह के बच्चे होते हैं, आप उन दोनों में से ही किसी एक में आते होंगे। या तो आपका ऑन टाइम सिलेबस होगा, आप सब चीज़ें कवर करके चल रहे होंगे, हर चीज़ आपने पढ़ ली होगी, क्लास के नोट्स आपके कंप्लीट होंगे और सारे टॉपिक्स भी आपने पढ़ लिए होंगे। तो आपको ज़रूरत होती है रिवीजन की। और अगर आप दूसरे टाइप के बच्चे हो जिसमें किसी भी कारणवश, चाहे बच्चा कमज़ोर हो या कवर नहीं कर पाया, जिसका ऑन टाइम सिलेबस नहीं चल रहा है, जिसकी बाकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है अभी, और वो चाहता है कि वो बेटर परफॉर्म करे, मतलब अपना बेस्ट दे पाए, तो उसको ज़रूरत होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो पेपर में आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? जो दूसरे स्कूल्स में आ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आएंगी, घूम फिर कर वही आनी है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब इन दोनों ही तरह के बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अप्रोच की। तीसरी चीज़ हमारी है अप्रोच। तो हमारा पेपर को सोल्व करने का मेन मोटिव यही तीन चीज़ें कवर करना है। आपका रिवीजन हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपकी अप्रोच पता चल जाए आपको पेपर में कैसे करना है। इससे क्या होगा? इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप पेपर में बेस्ट और अपना बेस्ट निकाल पाओगे, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये फ़ायदा ही देगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए कहता है, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। देखो, आपको पता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हमारी तब आती है जब रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात चलती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जो डेसिमल के बाद नंबर आते ही चले जाएं, ठीक है, रुके ना। कोई भी नंबर है 4, 3 पॉइंट, रुके ना, ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट रिकरिंग, रिकरिंग मतलब एक ही टर्म, मान लो 4, 7, 8 है, फिर इसके बाद 7, 8, 7, 8, 7, 8 ही आए या 8, 8, 8 ही आए, रिकरिंग डिजिट आए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी टर्म पूछिए इनमें से कौन सी होगी। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? अब आप देखो, नॉन टर्मिनेटिंग की बात की गई है, 9 को तो हटा ही दो क्योंकि ये अपने आप में 9.0 ये टर्मिनेटिंग टर्म है। अब आपके पास आया 43/8 √6 5/12। अब आपको पता है कि √6 इरेशनल है और इरेशनल कैसा होता है? इरेशनल आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है, मतलब नॉन रिकरिंग। अब पूछा गया है रिकरिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं होगा, √6 भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 43/8 और 5/12 में से कैसे पहचाने। अब देखो, आपके पास ना 43/8 और 5/12 बेसिकली दो 43/8 और 5/12 दोनों रेशनल नंबर है। कैसे? दोनों p/q की फॉर्म में, p इंटीजर है और q 0 नहीं है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब दोनों या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, आपको पता है। तो जैसे कि आपको पता है, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि अगर नहीं रुकेगा डेसिमल के बाद, तो क्या होगा? रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होगी नंबर। ठीक है, तो ये होगा इसके साथ। अब हमें पता है 43/8। अब अगर p/q की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर आ जाए आपके 2 या 5 के किसी मल्टीपल या 2 या 5 की फॉर्म में आ जाए, तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपका डेसिमल है, जो आपका p/q है, और जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाए? 2 या 5 की फॉर्म में आ जाए, की फॉर्म में या इसके मल्टीपल, तो क्या होगा? आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा है p/q में। 43/8, 8 और 12 को कर लेते हैं। 8 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 2 × 2 × 2 12 2 × 2 × 3, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया, और 3 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा है, तो 2 और 5 के अलावा अगर होगा तो ये रिकरिंग हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 3,
तो इसका मतलब है सिर्फ 2 या 5 में से किसी एक आ रहा है या दोनों भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन, तो 5/12 नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है। और जो भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा, रिकरिंग भी होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा 5/12। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमें ये छांटना है ऑप्शंस में से। देखो 9 तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 9.0 ये डायरेक्ट डेसिमल टर्मिनेटिंग टर्म है। 43/8 और 5/12 को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि √6 भी इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर बेसिकली आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉन टर्मिनेट तो चाहिए लेकिन हमें रिपीटिंग चाहिए, रिकरिंग डेसिमल चाहिए। तो रिकरिंग किस में आएगा, जिसमें p/q की फॉर्म में लिखा हो और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 से ना हो रहा हो, सिर्फ 2 और 5 से ना हो रहा हो। तो यहाँ पर 12 है, इसमें 3 भी आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इफ़ √x इज इरेशनल नंबर देन x इज। अगर √x इज इरेशनल नंबर है तो बताओ x क्या होगा। √x अगर इरेशनल है देन व्हाट इज x। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हमें पता है कि √x इरेशनल नंबर है और ये कब रेशनल होगा, सिर्फ तब जब x परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम एक लाइन लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे हमेशा कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कि स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल ओनली इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस बात से क्लियर हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर ही, इससे क्लियर हो गया कि x अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट ही सिर्फ रेशनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास x के रूप में 4 है और इसका आप रूट करते हो तो ये रेशनल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर x परफेक्ट स्क्वायर भी है। लेकिन अगर आप परफेक्ट स्क्वायर के अलावा x कुछ भी लेंगे तो उसका रूट इरेशनल ही होगा, भले ही वो खुद रेशनल हो। जैसे x अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √x हमेशा इरेशनल होगा। और आपका जैसे 2, 3, 5 ये रेशनल नंबर है बट ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये x अपने आप में रेशनल तो होगा लेकिन इनका रूट इरेशनल होगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि क्या हो सकता है, तो 2 अपने आप में रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। तो कोई एक आंसर नहीं है, तो मतलब रियल नंबर हो सकता है। √x इरेशनल है तो x आपका रियल नंबर होगा क्योंकि ये रेशनल भी हो सकता है, x इरेशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये आपका रियल नंबर कहलाएगा √x। ठीक है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में और p/q की फॉर्म में नहीं भी होगा तब भी x लिखा जाएगा और उसका रूट हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन अगर ये होता परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको कह देंगे कि हम ये रियल नंबर तो होगा बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट में -2 -√3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -2 + √3 ब्रैकेट क्लोज व्हेन सिंप्लीफाइड इज। आइए देख लेते हैं। तो a - b ब्रैकेट क्लोज a + b, आपकी ये आइडेंटिटी आपको सामने साफ दिख रही है। ठीक है, इक्वल टू a² - b²। तो इस आइडेंटिटी में आप वैल्यू पुट कर देंगे। a की जगह आपके पास आपको पता है -2 -√3 ब्रैकेट क्लोज -2 + √3, a आपका -2 हो गया और b आपका √3 हो गया। इसके साथ a² - b² में इसको पुट करेंगे तो a² हो गया आपका 4 और b² हो गया आपका 3। 4 - 3 = 1। आपका आंसर आ गया। 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है और रेशनल होता है। अब आपके ऑप्शंस में रेशनल दिया ही नहीं गया है तो पॉजिटिव के साथ क्या होगा, रेशनल होगा। तो एक यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम अपना ऑप्शन बना लेंगे। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, टिक मत लगाना। तो पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीरोज़ इसमें गिवन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके सामने x² प्लस ब्रैकेट में a + 1 x + b। अब देखो यहाँ पर b क्या है, जीरोज़ आपको दे दिए गए 2 और -3,
दोनों जीरोज़ आपके सामने 2 और -3। आइए देख लेते हैं। अब इसमें हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है आपको सबसे पहले जब भी आपके पास ज़ीरोज़ अवेलेबल हो। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 2 प्लस ब्रैकेट में -3 इक्वल टू -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 2 इंटू ब्रैकेट में -3 इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब ये दोनों आपके ज़ीरोज़ आए हैं, ए बी की वैल्यू नहीं आई। तो अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरोज़ गिवन है और इक्वेशन में a+1 किसकी वैल्यू होती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ की, ये निकाल लिया हमने। और सम ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे दिखाया जा सकता है, ए बी की फॉर्म में। सम ऑफ ज़ीरोज़ को दिखाया जा सकता है -b/a। तो हम लिख लेंगे वही सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -b/a। अब आपको पता है -b की जगह किसकी वैल्यू है, -b आपको इक्वेशन में पता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a किसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी के साथ आप वैल्यू पुट करोगे, -b की जगह होगा डायरेक्ट b की वैल्यू रखोगे, माइनस का साइन बाहर, और ये आपका देखो x के साथ a+1 है, तो a+1 आपने रखा, माइनस का साइन बाहर लगाया और डिवाइड में a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या था 1, जो कि किसके इक्वल रखोगे आप, जो ऊपर सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आई है। ऊपर सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आई -1, अब माइनस से माइनस गया, a+1 इक्वल टू 1 हुआ, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। a 1 - 1 0 आ गया, ठीक है। इसी के साथ सेम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे। अब पॉलिनोमियल का फंडामेंटल के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम कैसे शो कर सकते हैं, c/a। अब c/a में c की वैल्यू रखेंगे, कोफिशिएंट जो आपका गिवन होगा इक्वेशन में। अब देखते हैं इक्वेशन में, देखो आप साफ दिख रहा है कि आपके पास b है, x + b है ना, तो आपके पास b ही आपका c की वैल्यू है, तो b रखेंगे। और a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² की कोफिशिएंट 1 हो गया, b/1 इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या वैल्यू आई थी, -6 आई थी, तो b देखो ऊपर -6 वैल्यू आई थी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू, तो यहाँ पर b/1 -6/1 ही लिख लेंगे, तो b को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा -6, तो b की वैल्यू क्या आ गई -6, a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इन दोनों को ही हम ऑप्शंस में देखेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास हो गया 0 एंड -6, तो a b आपका d ऑप्शन को सही होगा, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर -4 एंड -5। इस पोलिनोमियल इक्वेशन में आपके -4 और -5 आपके ज़ीरोज़ हैं। अब आपको इक्वेशन निकालनी है। आइए सबसे बड़ी मिस्टेक का पता लगाते हैं पहले। एक आम बच्चा क्या करता है, सबसे पहले आम बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक करता है प्लस माइनस की। आइए वो ज़ीरोज़ देखते हैं ज़ीरोज़ के साथ। तो ज़ीरोज़ आपके गिवन है -4। अब मेन इक्वेशन पोलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ax² + bx + c, पता है आपको। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका b, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका -b/a, और -b/a कहाँ पे लिखा होता है, ये होता है आपका x का कोफिशिएंट सम ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका c की वैल्यू, ठीक है। तो c के साथ अब सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है, -4 प्लस ब्रैकेट में -5, ये हमने डायरेक्ट निकाला जो हमें गिवन है -4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, -4 × -5, ये आ गया आपका 20। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ax² + bx में डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, b की जगह रख देंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की जगह रख देंगे 20। तो ये -9 और 20 किसकी वैल्यू आई है, ये उस फॉर्म की वैल्यू आई है जिसको हम लिखते हैं -p/a और c/a, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद आप ऑप्शन लगा दोगे a, आपके हिसाब से हो गया a ठीक, लेकिन a ठीक नहीं होगा, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर हमारी जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आया है वो वैल्यू -b/a की आई है, इस इक्वेशन में डायरेक्ट b की नहीं आई है। ये हमने बताया आपको कि b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ जो वैल्यू आई है वो उस फॉर्म की वैल्यू आई है -b/a की, वो नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। अब अल्फा और बीटा को मान के चलते हैं, हमारे ज़ीरोज़ हैं, और हमारे पास इक्वेशन होती है हमेशा x² माइनस, ये फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ कोफिशिएंट होते हैं x के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c की जगह आते हैं। तो ये इक्वेशन की फॉर्म हो गई। अब आपको पता है कि ax² + bx + c इस फॉर्म में लिखी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन में से, जो ax² + bx + c है, इसको हम लिखेंगे -b/a की फॉर्म में। और इसी इक्वेशन में से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो देखो -b/a कहाँ है,
बी माइनस बी बाई ए इसमें से निकला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से, इसी में से निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको पॉलिनोमियल के रूल्स के हिसाब से दर्शाया जाता है आपका सी बाय ए के हिसाब से। अब आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के इक्वल। आइए अब अपने जीरोज देख लेते हैं। हमारे पास जीरोज अवेलेबल है अल्फा इक्वल टू -4 और बीटा इक्वल टू -5। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -4 -5 -9, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -4 इंटू -5 20। तो हमारे पास अब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आई है। कई बार बच्चे क्या रखते हैं, इसी वैल्यू को डायरेक्ट रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यही बी की वैल्यू है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, माइनस बी बाई ए की। माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -9 के, जिसमें कि विच इज़ नथिंग बट बी इक्वल टू डायरेक्ट 9 होगा आपका। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, बी की वैल्यू 9 आ गई। और वहीं ए की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होगा। अब सी बाई ए की वैल्यू किसके इक्वल रखी गई है, 20 के। सी बाई ए की वैल्यू 20 के इक्वल रखी गई है, और 20 डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1 होगा, और ए की वैल्यू पहले से 1 है, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब आपकी डायरेक्ट मेन वैल्यू आई है, ए बी और सी की वैल्यू अब आपके पास आई है। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 20। अब आप इनको इक्वेशन में रखेंगे। अब जब आप इनको इक्वेशन में रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आती, 1, ए की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 9 है, 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखो आप इसमें कितना बड़ा फ़र्क आ गया, जो मैंने पहले बताया था। सम ऑफ जीरोस -9 जो आया है, कई बार यही आप बी की जगह रख देते हो, ये समझकर कि कोफिशिएंट होता है एक्स का सम ऑफ जीरोस, तो लेकिन वो नहीं होता, वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। माइनस बी बाई ए एक फॉर्म है जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस को दिखाती है, और हमारी वैल्यू -9 इसी के इक्वल आई थी। इसको कंपैरिजन करने के बाद हमारी ए बी सी की वैल्यू निकलती है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं रखोगे, आप ये मान के नहीं चलोगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वही सम ऑफ जीरोस है। हम सिर्फ सम ऑफ जीरोस दिखाते हैं वहाँ पर कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सम ऑफ जीरोस के इक्वल है। देखो जैसे ऊपर भी दिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स, ठीक है। आइए, वो इक्वल बैठता है, वो इक्वल बैठता है उस इक्वेशन में, क्योंकि उस इक्वेशन में माइनस बाहर पहले से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की गलतियां कई बार ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में हो जाती है। ये क्वेश्चन सेम 3-4 नंबर का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ़ 1 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, देन द वैल्यू ऑफ के इज़। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, शायद इन क्वेश्चन से आपका सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि जीरोज़ क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालेंगे हम, कैसे पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। अब देखो के की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है और उसका एक जीरो भी गिवन है। अब इस बात से मतलब क्या है कि इसका एक जीरो गिवन है। देखो जो भी पोलिनोमियल होती है ना, उसमें जो एक्स होता है उसकी लास्ट में 2 वैल्यू निकल कर आती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक्स की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। उन 2 वैल्यू के लिए उस पोलिनोमियल को जीरो माना, मतलब उन 2 वैल्यू पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लास्ट में एक्स की वैल्यू निकल के 5 -2 1 -1 ये निकल के आती है। अब एक्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। सिर्फ जो वैल्यू पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल आएगी, उन्हीं वैल्यूज़ को जीरोज बोला जाएगा। इसे आप इस तरह समझो, इफ़ x इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो, जो कि गिवन भी है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। समझे आप कि x की अगर वैल्यू 1 ज़ीरो है तो पोलिनोमियल में x की वैल्यू को 1 रख देंगे तो पूरा पोलिनोमियल ज़ीरो आ जाएगा, तभी उसको ज़ीरोज़ बोला गया है। ज़ीरोज़ वर्ड कहाँ से आया कि इस वैल्यू को रखने पर पोलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो f(x) जो था आपका, वो डायरेक्ट पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 गिवन है, हमने x की जगह 1 रख दिया फंक्शन में, तो 1 रखने पर सिंपल सी बात है, आपको कहा गया है जीरोज़ 1 है, इक्वेशन में x की जगह 1 रखो और डायरेक्ट k की वैल्यू निकाल लो। तो x की जगह 1 रखने पर आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो टोटल इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। अब यहाँ पर 2 + k = 0 और k = -2।
ठीक है, फाइनली आया समझ में। तो कम शब्दों में हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही इलेबरेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं बेसिक्स क्लियर नहीं होते क्लास में, और हम यहाँ पर रिवीजन ही क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना है तो ये क्वेश्चन 5-4 नंबर का भी आ सकता है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन होती है, उसको सोल्व करते हैं, एक्स की 2 वैल्यू निकल कर आती है, और इस इक्वेशन को शुरू से 0 के इक्वल लेके चलते हैं। अब हमारे पास पहले से एक वैल्यू है जिसका कहना है कि ये जीरोज़ है, मतलब कि इस वैल्यू को रखेंगे और पुट करके इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, जिसको कहलाएगा जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो आपको एक वैल्यू जो दी गई थी वो रखेंगे पोलिनोमियल के अंदर, तो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, और आपको 1 दिया तो आपने इक्वेशन में एक्स की जगह 1 पुट किया तो 0 इक्वल हो गया इक्वेशन, और के वैल्यू -2 आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, -2। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेड टू बी इनकन्सिस्टेंट इफ़ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब देखो ऑप्शंस में ना आपको इनकन्सिस्टेंट की बात की गई है, तो इनकन्सिस्टेंट का मतलब है लाइंस कभी मिलती नहीं है। और लाइंस का क्या मतलब है? लाइंस का मतलब है जो आपको इक्वेशन दी गई है ना वो ग्राफ पर लाइंस ही होती हैं, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाए। अगर पैरेलली हम देखेंगे तो कौन सी लाइन नहीं मिलती जो इस कंडीशन में लिखी जा सकती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कभी कोई सोल्यूशन नहीं देती, जिसको नो सोल्यूशन बोलते हैं। तो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, कब? जब वो इनकन्सिस्टेंट होगी। और उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कोई सोल्यूशन नहीं देगी, तब ये पैरेलल रहेंगी, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट की बात की गई थी, आपके ऑप्शंस में देख लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कहाँ पर है? आपका ऑप्शन ए b1/b2 इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर तीनों इक्वल है। और यहाँ पर बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ लाइन्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई प्लस 5। तो आपके सामने वही सेम चीज़ है, दो इक्वेशन आपको दी गई है। आइए इस फॉर्म को देखते हैं और कौन कौन सी फॉर्म होती है जिससे हम पता लगाएंगे कि जो लाइन्स है वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो आपके पास जो दो इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, इसमें आप a1 a2 ये सब निकाल सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि आपके पास जो इक्वेशन है ये लीनियर है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री को इसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। अब 1 होने की वजह से x की पावर 1 है। अब 1 होने की वजह से हमें क्या पता चला? ये लीनियर है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हम ये जानें कि ग्राफ पर ये इक्वेशन कैसी है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ स्ट्रेट होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका हमेशा आपका होगा कि आप स्लोप को फाइंड करो। फाइंड स्लोप्स टू कंपेयर, क्योंकि आपको आगे चल के लाइन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप लिख लेते हैं इसको पहले, फाइंड स्लोप्स टू कंपेयर लाइंस। लेट्स ब्रिंग बोथ इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे हम। अब दोनों इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, y एक तरफ रखते हैं और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 3y इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर y इक्वल टू आपका माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये +2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गई ये वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं सेम। तो आपकी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। अब इसमें y इक्वल टू करना है तो y एक तरफ रखेंगे, और 2x माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाने के बाद, और माइनस का 5 पहले से था, इक्वल टू -5। अब y इक्वल टू 5 माइनस 2x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 5। अब आपके पास दो सामने इक्वेशंस है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो स्लोप की तरह से। तो स्टेप 3 आपके सामने होगा कंपैरिजन का। फर्स्ट लाइन स्लोप में आप देखो
आपके पास जो स्लोप अवेलेबल होगा वो -1/3 कहलाएगा, और जो दूसरी लाइन में स्लोप होगा वो 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये x के कोफिशिएंट है और यही आपका स्लोप दिखाता है, और स्लोप्स आर डिफरेंट। तो इससे हमें क्या पता चला, अब हमें इससे पता चला क्योंकि y = mx+c दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई है, तो अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको ये अलग दिखता अगर आप 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से सोल्व करते हैं आप। अब ग्राफ पर आपको ये लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी, अगर आप शो करोगे ना इस इक्वेशन को तो ये इंटरसेक्ट होती ऐसे दिखेंगी। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों। अगर पैरेलल होता तो इनकंसिस्टेंट नहीं होता, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होता जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन अवेलेबल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है। आइए इसी के साथ और भी सिचुएशन हो सकती है इसमें, ये दो इसमें तो ये y = mx+c के हिसाब से चल गया, लेकिन और इक्वेशंस में हम दूसरे तरीके से करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन्स गिवन बाय x + ky+3 एंड 2x प्लस ब्रैकेट में k + 2y + 6 आर कोइंसिडेंट। देखो सेम क्वेश्चन की तरह है, बस दूसरी केस की बात की गई है, तो कोइंसिडेंट की बात की गई है। अब कोइंसिडेंट कब होगा, जब वैल्यू कैसी होगी, a1/a2, कोइंसिडेंट कंडीशन कैसी होगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जिसमें तीनों इक्वल होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है, तो इससे पहले हमने क्या देखा, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट देखा, वो कैसा होता है, उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और पैरेलल्स में हमने क्या देखा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है हमेशा। तो पहली कंडीशन पे पहला क्वेश्चन था कोइंसिडेंट, उस पर इंटरसेक्टिंग पर। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कंडीशन पर कर रहे हैं। तो हमने कोइंसिडेंट कंडीशन एक तरफ खिसका ली, अब इस पर देखते हैं ये इक्वेशन बैठती है क्या। अब सिंपल सी बात है, आपको दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, देख लेनी है, और a1/a2 b1/b2 c1/c2 की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपकी इक्वेशन से x + ky+3 = 0 और 2x प्लस ब्रैकेट में k + 2 ब्रैकेट क्लोज y + 6 = 0। अब देखो a1 क्या है, a1 तो x का कोफिशिएंट ही है, तो a1 होगा आपका 1, a2 होगा आपका 2, तो a1/a2 हो गया आपका 1/2। सेम इसी तरह से b1 हो गया आपका k और b2 हो गया आपका k + 2, c1 हो गया आपका 3 और c2 हो गया आपका 6। तो a1/a2 c1/c2 के इक्वल तो है, साफ दिख रहा है। k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोइंसिडेंट कंडीशन है, इसमें हमने वैल्यू मान के चल ली है क्योंकि ये गिवन है। अब हमको k निकालना है, तो किसी भी एक वैल्यू को रख लेंगे साथ में, 1/2 को इक्वल रख लेते हैं k + 2 के। तो 1/2 अगर एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ k + 2 रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। एक तरफ आ गया आपका k + 2 = 2k, और k2 = 2k - k, और k कितना हो गया आपका 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, सिंपल सा है। आपको कोइंसिडेंट कंडीशन दी गई थी तो आप इस वैल्यू के इक्वल रखेंगे। कई बार ऐसा होता है आपको कंडीशन दे दी जाती है, आपको इक्वेशन में k की वैल्यू निकालने को देंगे। कई बार ऐसा होता है आपको इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ गई है, तो k की वैल्यू 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइंस गिवन बाय 5 + k ब्रैकेट क्लोज x - 3y + 15, पहली इक्वेशन, और k - y ब्रैकेट क्लोज x - y + 19 आर पैरेलल। देखो सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू और इस बार कंडीशन पैरेलल दी गई है कि ग्राफ पर जो लाइंस है, जो इक्वेशन है वो पैरेलल दिखा रही है लाइंस को। तो पैरेलल में क्या होती है कंडीशन, देखो दोबारा से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। a1/a2 = b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, किसमें, पैरेलल लाइंस में। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5 + k ब्रैकेट क्लोज x - 3y + 15 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है k - 1 ब्रैकेट क्लोज x - y + 19 = 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। a1 देख लेते हैं, a1 क्या है, 5 + k, a2 क्या है, k - 1, b1 क्या है, -3,
और B2 क्या है -1, C1 क्या है 15 और C2 क्या है 19, जो कि किसके इक्वल नहीं, इन दोनों के इक्वल नहीं है। अब हमारे पास पैरेलल है तो K निकालना है, हमें पता ही है वैल्यू, तो हम 5 + K को किसके इक्वल रख देंगे 3 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 3 एक सेकेंड 3 डिवाइड बाय 1। अब ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 5 + K 3K - 3 इक्वल टू 3K - 3। अब 5 + 3 इक्वल टू 3K - K, जो कि आपका आ गया 2K इक्वल टू 8, K की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन हुआ, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस आपको याद होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन थे एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री बना रहा है आपका दोस्त मैथमेटिक्स एग्जीबिशन में। ही हैज़ सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प। तो आपकी हेल्प मांगता है इन कंप्लीटिंग अ क्विज, और एक क्विज हो रहा है फॉर द ऑडियंस। ठीक है, आपकी हेल्प चाहिए। एक फैक्टर ट्री गिवन है, उसमें कुछ चीज़ें ब्लैंक है, तो वो आपको फिल करनी है। बेसिकली फैक्टर ट्री होता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी नंबर का। अब फैक्टर करते चलेंगे तो आपको पता है कि एक फैक्टर, एक ट्री मिलेगा आपको, जिससे दिख भी रहा है आपको, सबसे पहली वैल्यू x है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए जो इसकी ब्रांचेज है नीचे जो जा रही हैं, जो एरोज जा रहे हैं, है ना, ये x के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जैसे 2, 5 मिनिमम प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यू आती है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, आपको पता ही है। तो x को अगर हम देखेंगे कि इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो इसकी ब्रांचेज हैं 5 और 2, 7, 8, 3, इनकी मल्टीप्लिकेशन से x आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 5 से 15, 1 हासिल, 5 8 ज़ा 40, 41 हो गया, 4 ऊपर हासिल गया, 5 से 35, 39, 9 इधर, 3 ऊपर, 5 2 10 और 13, तो 13915 ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन बी कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। अब आप देखो सेम चीज़ हो रही है इसमें, 2783 को प्राइम फैक्टराइजेशन में चल रहा है, ये इसका ही फैक्टर चल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। इसको 2 हिस्सों में बांटा, अगर एक 253 आ गया तो दूसरा फैक्टर कैसे होगा, दूसरा इसका मल्टीपल होगा, तो 253 से डिवाइड कर देंगे। 2783 कब आया होगा, जब y की मल्टीप्लाई करी गई होगी 253 के साथ, 253 के साथ। अब y कैसे निकलेगा, 2783 को हम 253 से डिवाइड कर देंगे। अब 27583 को 253 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपके सामने है। अब आपने देखा कि x कब आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। y कब आएगा, जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 2783 क्या है, y और 253 की मल्टीप्लिकेशन है। अब y निकालने के लिए ये इधर डिवाइड में गया, y इक्वल टू 2783 डिवाइड बाय 253। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 ज़ा 22, बचा 3, मतलब 253 को अगर 11 से डिवाइड करूँगा मैं, 2 ज़ा 22, 3 33, 3 ज़ा 33, तो 23 आ गया। 11 23 ज़ा चल जाएगा, और 2783 को भी 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ज़ा 22, 5 8, 5 ज़ा 55, बचा 3 33, 3 ज़ा ऊपर क्या आ गया 253। अब नीचे 253 था, ऊपर 253 आ गया। इसका मतलब है कि 253 डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है 23 से। अब 23 1 ज़ा 23, 2 बचा 3, 1 ज़ा 23, तो ये होल किससे डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया आपका 11 से। y की वैल्यू आ गई है आपकी 11। अब अगर y की वैल्यू 11 आ गई तो 11 इंटू 253 क्या था, 273, सही बात है। और इसमें लास्ट क्या होगा, 253 को हम कैसे निकाल लेंगे z, 11 और z की मल्टीप्लाई ही, 11 और z की मल्टीप्लाई ही 253 है। 253 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। और 11 2 ज़ा 22 और 3 ज़ा 2 ज़ा 22 और 3 ज़ा 33, तो 11 z की वैल्यू आ गई आपकी 23। चलिए
इसी के साथ हमने देखा कि x की वैल्यू आ गई 13915, y की वैल्यू आ गई आपकी 11 और z की वैल्यू आ गई आपकी 23, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट और इवन नंबर। देखो ऑप्शंस आपके पास है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बाद में देखेंगे, इवन नंबर आपको पता ही है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, जिसके 1 से 2 से इन 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर नॉट मोर देन 2, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वो होंगे जो एक और उसके खुद के अलावा, इटसेल्फ के अलावा, एटलीस्ट इन 2 के अलावा एटलीस्ट मोर देन 2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये पूरी वैल्यू है x की, इसके फैक्टर्स कितने सारे हैं? ये 2 से तो ज़्यादा ही है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द सीजर्स विच इज सो कॉमन इन अवर डेली लाइफ यूज, इट्स ब्लेड्स रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिख रहा है आपको सीजर की तरह। लेट द ब्लेड्स ऑफ अ सीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 3y = 6। तो एक इक्वेशन हो गई x + 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी, दूसरा ब्लेड हो गया सीजर का, ये देखो दूसरा ब्लेड हो गया 2x - 3y = 12। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पूछता है द पिवट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है ऑफ द ब्लेड्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 ऑफ द सीजर इज। अब इस ये पॉइंट किसको दर्शाता है? अब यहाँ पर गिवन है, साफ दिख रहा है, आपको जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 0, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 6 और 0। अब अगर ये एक नंबर का है, क्योंकि आपको दिख रहा है तो आप 6 और 0 डायरेक्ट कर दोगे, आपको ग्राफ गिवन है। बी द पॉइंट एट विच लीनियर इक्वेशन x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 इंटरसेक्ट y एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर। तो y एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट है आपके पास? y एक्सिस पर है 0, 2 और 0 - 4, 0, 2 ऑप्शन सी और 0 - 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये क्या होगी? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? अब देख लेते हैं आप, हमने जैसे वो देखा था, अपने 3 चीज़ें निकाली थी। तो ये चीज़ें बताएंगी हमें, ये या तो ये होगा या ये होगा या फिर आपका कोइंसिडेंट कंडीशन होगी ये वाली। तो अब देख लेते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो। तो आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में 2 इक्वेशन दे दी गई है, इनके बिहाफ पर आपको बताना है। और हमने जैसे निकाला भी था, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन निकल के आती है और ये पैरेलल के लिए, और आपकी जिसमें कोइंसिडेंट कंडीशन होती है उसमें आपकी ये इक्वेशन निकल के आती है। तो अब देख लेते हैं अपनी इक्वेशन के हिसाब से, जो इक्वेशन गिवन है। गिवन क्या है? x + 2y - 8 = 0, x + 2y - 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी 2x + 4y, 2x + 4y - 16 = 0। अब रख लेते हैं a1/v1, a1 और a2 2 हुआ, a2 2, b2 4 हुआ, c2 8 और c1 8 और c2 16 माइनस का। अब ये 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, तो तीनों इक्वल आ गई। अगर तीनों इक्वल आ गई तो हमारा कौन सा होगा? कोइंसिडेंट कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट कंडीशन आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कोइंसिडेंट कंडीशन। और जब कोइंसिडेंट कंडीशन होती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहलाती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ऑप्शंस में कहा है ये? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन डी पर आते हैं। इफ 1 और 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + y = 3 एंड 2x + by = 12 देन वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली।
तो आपको कुछ नहीं करना, ये इजी है। 1 और 2 एक्स और वाई की वैल्यू दे दी गई है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखोगे आप, एक में ए निकल के आ जाएगा, एक में बी निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर आपने रखा ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 था, दूसरी इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस बी वाई इक्वल टू 12। अब ए एक्स में ए एक्स की वैल्यू 1 रखी है आपने, प्लस वाई की वैल्यू 2 रखी इक्वल टू 3, जो कि सोल्व करके आ गया आपका a इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन में आपने x की वैल्यू रखी 2x क्या था 1 और प्लस बी वाई क्या था 2 इक्वल टू 12, 2 प्लस 2b इक्वल टू 12, 2b इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1 और b की वैल्यू आ गई 5। तो 1 एंड 5 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा 1 एंड 5। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। तो आपके पास है जिसमें ए ऑप्शन होगा, तो इसका मतलब है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर। इस ए असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, रीजन उसका आपको रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि रीजन क्या स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो उसका रीजन भी सही दिया गया है क्या। अगर स्टेटमेंट सही है और रीजन भी उसका सही है तो ए होगा। अगर बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, असर्शन भी स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है बट रीजन स्टेटमेंट का नहीं है, तो बी होगा। अगर दोनों ही मतलब असर्शन स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, तो सी होगा, और अगर दोनों गलत है तो डी होगा। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है असर्शन स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो रियल जीरोज। तो इस इक्वेशन में आपको जो कहा गया है कि नो रियल जीरोज, इस इक्वेशन में जीरोज अवेलेबल हैं। कौन से? x प्लस 3 और x प्लस 4। तो ये तो फॉल्स ही हो गया, तो ये फॉल्स है। और अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज, तो इसके सिर्फ 2 जीरोज हो सकते हैं, ये ट्रू बात है। तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? 2। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, लेकिन रीजन असर्शन का नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन ए का क्या होगा आंसर? डी। बी देख लेते हैं। असर्शन 2 माइनस रूट 3 इज 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन अदर जीरो विल बी, अदर जीरो क्या होगा? 2 प्लस रूट 3। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑप्शन ट्रू होगा। और रीजन क्या है? इरेशनल जीरोज ऑलवेज अकर इन पेयर, तो ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों सही बात लिखी है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट सेक्शन सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देख लेते हैं आपके पास क्या क्या है। 6 है, 72 है और 120 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। 2 इंटू 3 आ गया आपका, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू 3, 8 3 24 और इंटू 24 इंटू 3 72, ये आप क्या आ गया। और 120 में 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और 8 3 24 आ जाएगा, 8 3 24 और 24 5 120। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स का मतलब है स्मॉलेस्ट पावर क्या है? कॉमन प्राइम की। तो प्रोडक्ट करते हैं हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। अब कॉमन प्राइम कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 और 3 हैं, यहाँ पर भी 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है। तो अब देखो इसमें 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? इन तीनों में 2 की पावर 1 है और 3 की पावर भी 1 है, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 6। इसी के साथ सेम इसी तरह से करेंगे। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर में कौन सी है? हाईएस्ट पावर है आपकी 2 2 2
मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 है। अब यहाँ पर कॉमन नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर कॉमन नहीं देख रहे, हम यहाँ पर मल्टीपल देख रहे हैं। तो मल्टीपल में क्या होगा, 6 7 2 1 2 0। अगर 6 का मल्टीपल देखना है तो 2 3 आ जाना चाहिए बस। अगर उसके ऊपर कोई भी मल्टीप्लाई हो रही है तो 6 का फैक्टर तो ऑब्वियसली हो जाएगा, 6 का मल्टीपल तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो बेसिकली 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, ये कितना होगा 8 9 इंटू 5, जो कि हो जाएगा आपका 360। ठीक है, ये आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो सेम क्वेश्चन है, पहले हम कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बस वैल्यूज अलग दे दी गई है हमें। x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो सम निकालने के बाद आपका सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 2। इसमें पुट कर दोगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² -3 और इसके अंदर पुट करोगे आप -3x प्लस 2, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो zeros और coefficients का रिलेशन भी बताना है आपको इन दोनों polynomial quadratic polynomial में, और आपको zeros भी निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 4u। अब आपने इसमें 4u कॉमन ले लिया, आपका u बचा, आप भी चल मत जाना, तो 4u आपने कॉमन ले लिया, आपका u प्लस 2 बचा, जिसमें आप लिख दोगे zeros आर u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। कैसे, 4u को इक्वल टू 0 रखा तो u इक्वल टू 0 आ गया, एक 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा, दूसरा 0 आ गया -2। तो ये दो आपके ज़ीरोज़ आ गए। अब ये दो ज़ीरोज़ आने के बाद आपको पता है कि सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका मतलब 0 प्लस -2, तो आपका -2 आंसर आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में 0 आ गया। अब कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अपने कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट का रूल क्या होता है, सम के लिए -b/a। किसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के सम का रूल होता है -b/a और प्रोडक्ट का होता है c/a। अब -b/a में हम रख लेंगे, -b/a में हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। हमारा b क्या था 8 और a क्या था 4, तो -8/4 जो कि आ गया आपका -2। और प्रोडक्ट में c/a जिसमें 0/4 जो कि आपका आ गया 0। तो आपने कोफिशिएंट भी -2 और 4 निकाला। तो अब आप देखो आपने क्या किया, आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला पहले, फर्स्ट इक्वेशन बनी, और आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, सेकंड इक्वेशन बनी। यही आपसे पूछा गया था कि आप फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, और वेरीफाई करो उसका रिलेशन ज़ीरोज़ ऑफ द कोफिशिएंट, ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट का। तो ज़ीरोज़ का अब कोफिशिएंट के साथ रिलेशन करते हैं हम। सम को कैसे, सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे लिखा जाता है -b/a, जिसको हमने प्रूव किया कि -2 है सम, जो कि इक्वेशन 1 के इक्वल है, इक्वल टू दी इक्वेशन 1। और सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 के। यही तो हमें वेरीफाई करना था, तो इक्वल टू द इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ही सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट है, t² - 15। आइए इसको कर लेते हैं। सेम इसी तरह से करेंगे, t² - 15 सेट टू 0। अगर हम इसको 0 के इक्वल रख दें तो t² = 15 आ जाएगा आपका।
और टी स्क्वायर 15 आने के बाद आपका टी की वैल्यू आ जाएगी √15 प्लस माइनस के, इसके बाद टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस के √15। अब अगर टी की वैल्यू 2 आ गई, टी की वैल्यू 15 रूट और माइनस के √15 आ गई, तो सम क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, √15 प्लस माइनस के √15 इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट क्या होगा, √15 मल्टीप्लाई माइनस के √15 क्या होगा, माइनस के 15। तो आपके दोनों आ गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया और -15 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे इनको। इसी के साथ अब आप देखोगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स में सम को लिखा जाता है b/a माइनस का, और b क्या है आपका, क्योंकि b अवेलेबल नहीं है तो आपका b क्या होगा 0, और a कुछ भी हो फिर 0 ही होगा। और प्रोडक्ट इक्वेशन में b अवेलेबल ही नहीं है, c की वैल्यू है। अब आप देखो प्रोडक्ट में क्या होगा, c/a, c कितना है -15, a कितना है 1, तो ये कितना हो गया -15। अब आप देखो क्या ये इक्वेशन 1 के इक्वल है, हाँ इक्वल टू इक्वेशन 1 और इक्वल टू इक्वेशन 2, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident। तो 3 ऑप्शन दे दिए गए जिसमें आपको पता है कि हम निकाल चुके हैं। कैसे, आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, एक पॉलिनोमियल रूल आ जाएगा। अगर मैंने बताया जैसे आपको अभी, सेम वही क्वेश्चन है, अगर आएगा ये वाला रूल, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो होगा आपका पैरेलल। अगर आएगा आपका तो होगा इंटरसेक्टिंग, के लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर आएगा ये वाला रूल तो होगा आपका पैरेलल, लाइन पैरेलल है। और अगर आएगा आपका ये वाला रूल तो कोइंसिडेंट कंडीशन होगी। इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो आइए देख लेते हैं। अब ये सेम है क्योंकि तो मैं बार बार करके नहीं दिखाता। अब मैंने आपके लिए लिख दिया है ये रूल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्ट, और आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में करके दिखा देता हूँ क्योंकि सेकंड और थर्ड बिल्कुल एज इट इज सेम होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दी गई है 5x - 4y + 8 = 0, और सेकंड इक्वेशन आपकी 7x + 6y - 9 = 0, जिसमें a1 आपका 5 है, b1 आपका -4 हो गया और c1 आपका 7 हो गया, a2 आपका 7 हो गया, b2 आपका 6 हो गया, और c1/c2 आपका 8/9 हो गया, वो भी माइनस का। अब आप इस इक्वेशन में a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 क्या होगा 5/7, और b1/b2 क्या होगा -4/6, जो कि इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल ही नहीं है तो आपकी पहली इक्वेशन ही हो गई जिसमें इंटरसेक्टिंग आ गया। तो पॉइंट्स क्या होंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड एंड थर्ड भी करना है। सेकंड एंड थर्ड की इक्वेशंस आपको दे दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैंने कर दिया, सेकंड और थर्ड के साथ आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये दोनों रही, उसकी इक्वेशन ये दोनों रही। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator।
तो आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें आपको प्रॉब्लम दी गई है और इसका सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है। आपके सामने एक फ्रैक्शन है 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, और अगर उसमें 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है 5/6। कहने का मतलब है अगर x है, कोई भी एक फ्रैक्शन है x/y, इसमें 2 प्लस करते हैं तो बनता है 9/11, और x/y में ही हम +3 ऊपर और +3 नीचे करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बनता है 5/6। अब आपको फाइंड द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को निकालना है कि x/y क्या होगा। आइए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रैक्शन बी x/y इफ 2 एडेड x + 2y + 2 = 9/11, और इफ 3 एडेड तो आपका होता है x + 3y + 3 = 5/6। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनती है आपकी 11x + 2 = 9y + 2, जो कि लास्ट में जाके बनेगी 11x + 22 = 9y + 18, जो कि लास्ट में आपकी 11x - 9y = -4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और सेकंड सेम इसी तरह से सेकंड रूल में आपकी बनेगी 6x + 3 = 5y + 3, जो आपको देगा 6x + 18 = 5y + 15, जो कि आपकी इक्वेशन बना के देगा आपको 6x - 5y = -3। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। एक इक्वेशन है 11x - 9y = -4, और दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y = -3। अब इनको सोल्व करने के लिए आपको किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपको y कैंसिल कर देते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 9 से, तो 55x - 45y = -4, और यहाँ पर 9 6 53, 54x - 45y = 27 माइनस के। और ये हम अगर माइनस करेंगे तो अंदर सारे माइनस उल्टे हो जाएंगे साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और ये पॉजिटिव, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, y का बचेगा आपका 55x में से 54x गएगा, x = और ये 27 में से 4 गया, और यहाँ पर हमने जैसे 5 से मल्टीप्लाई की थी तो 4 के साथ ये 20 हो जाएगा। अब ये 20 हो गया तो 55x में से 54x गया तो x बचा, और लास्ट में आपका x = 7 बचा। 27 में से 20 माइनस हुआ यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू आ गई आपकी 7, और सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट x की वैल्यू कर देंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को फर्स्ट में, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड से कहा गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास 11x फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड। तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, आपका आ गया 11 × 7 -9y = -4, 77 - 9y = -4। इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। अब 9 की वैल्यू y की वैल्यू 9 आ गई। अब 9 की वैल्यू आप फ्रैक्शन x की वैल्यू आपके पास पहले से है 7, फ्रैक्शन हो गया आपका x/y = 7/9। ठीक है, इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी सोल्व कर लिया। 19 पर आते हैं, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, √5 को इरेशनल प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। एज्यूम दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। सो √5 कैसा हो जाएगा, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें कि p इक्वल टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब हमने जब √5 को इंटीजर रेशनल मान ही लिया है और p बाई क्यू के इक्वल हो गया है, तो हम करेंगे इसके बाद स्टेप 2, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा, इधर 5 हो जाएगा और इधर p स्क्वायर बाय q स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। दिस मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो p इज डिविजिबल बाय 5। इससे पता चलता है p इज डिविजिबल बाय 5। अगर p 5 से डिवाइड हो सकता है तो p की वैल्यू हम क्यों ना 5 के रख लें, और अगर p की वैल्यू 5 के रखेंगे तो p स्क्वायर जो 5 स्क्वायर था, तो p स्क्वायर था जो आपका वो 25 k स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 5 q रहेगा स्क्वायर के साथ, और q स्क्वायर आ जाएगा आपका 5 k स्क्वायर। अब इससे पता चलेगा कि सो q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ हमें पता लगा कि q भी 5 से डिवाइड है और p भी 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने एज्यूम किया था √5 क्या है, रेशनल, जो कि लिखा जाता है p बाई क्यू में, और p बाई क्यू में लिखा जाने का मतलब है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो लेकिन हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि p भी और 5 भी दोनों p भी और q भी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, दिस मीन्स q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो q इज ऑल्सो divisible by 5, but because we assume earlier that √5 is rational, so p by q has no common factors, but here the result contradicts the assumption। ठीक है, hence proved that √5 is irrational। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपका क्वेश्चन पेपर लगभग नहीं पूरा सोल्व हो गया। क्वेश्चन 19 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पेपर में। तब तक वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है पेपर से पहले, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और शेयर किया करो अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक का टारगेट एम रखते हैं 150 लाइक्स का। तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर